नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग मिडेवल हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और मिडेवल हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। हम इस जो सीरीज़ पूरी बना रहे हैं, इसमें हम एक-एक करके इंडिविजुअल को डील कर रहे हैं, ठीक है? एक-एक राजा को डील कर रहे हैं, एक-एक वीडियो में, ताकि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर राजा के बारे में जानना हो, तो आप डायरेक्ट उसी को जाकर के देखें। ऐसा अगर मैं एक ही वीडियो में सब बनाता तो वो कन्फ्यूज़िंग होता, आगे करो, पीछे करो, मिल नहीं रहा है। तो उससे बेटर है कि अलग-अलग सेपरेट-सेपरेट में जो भी राजा हुए उस ज़माने के, मैं उन सबको अलग-अलग बनाऊँगा, ठीक है? जब इन सब का बारे में हम थोड़ा बहुत जान जाएँगे राजाओं के बारे में, फिर मैं अलग से बनाऊँगा जो सल्तनत काल में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसे थी, टैक्सेस कैसे लिए जाते थे, है ना? तो वो अलग से हम पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट में जाकर के। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन-कौन सी डायनेस्टीज़ थी, उनमें कौन-कौन से राजा हुए और उन राजाओं की क्या-क्या इम्पोर्टेंट था चीज़ें, वो पढ़ रहे हैं, ठीक? फिर हम जनरल पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती थी, क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, क्या उनका रेवेन्यू सिस्टम था, कैसे उनका जुडिशियल सिस्टम था, ये सब हम बिल्कुल अलग से कवर करेंगे, ठीक? तो आप ये ना सोचो कि अरे! इसमें तो ये चीज़ बताई नहीं जा रही है, हम बिल्कुल अलग से करेंगे उसका, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक? तो आज हम लोग इल्तुतमिश पढ़ने वाले हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद गद्दी पे बैठता है, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी डेथ के बाद जब वो पोलो खेलता हुआ या हिंदी में बोल सकते हो चौगान खेलता हुआ गिर गया घोड़े से, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा बैठता है आराम शाह, ठीक? लेकिन आराम शाह बहुत ही अनुभवहीन था और अयोग्य था, तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या लगता था? दामाद लगता था, है ना? तो उसने इसको गद्दी से हटा करके आराम शाह को खुद बैठ जाता है गद्दी पे। आप लोग ना पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते जाएँ बीच-बीच में, ठीक? क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पे लिखी भी नहीं होंगी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप वो भी वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि कई चीज़ें आपको मिल जाएँ यहाँ पे लिखी हुई। अगर कुछ नहीं भी हो तो मैं बोल भी रहा हूँ तो आप वो नोट भी कर लेना। आप पहले एक बार वीडियो देख लो फिर सेकंड टाइम आप उसको दोबारा देखो और नोट्स बना लो, ठीक? एक बार आराम से पहले देख लो। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो इल्तुतमिश के बारे में बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था, वो इल्तुतमिश था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख लेना। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। क्योंकि देखो, जब कुतुबुद्दीन ऐबक था, तब भारत की राजधानी कौन-सी थी? लाहौर थी और इल्तुतमिश ही लाहौर से दिल्ली लाया कैपिटल को, ठीक? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई, उस समय इल्तुतमिश बदाऊं का सूबेदार था या गवर्नर था आप कह सकते हो। वो इल्तुतमिश कहाँ का था गवर्नर? बदायूं एरिया का, ठीक? इल्तुतमिश ही वो राजा था जिसने कि जो थ्रोन थी उसको हेरिडिटरी बनाया, ठीक? कि राजा के बाद उसका बेटा बनेगा राजा। ये किसने बनाया? हेरिडिटरी सिस्टम किसने किया? ये आपके इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश भी एक गुलाम था, लेकिन उसको 1206 में मोहम्मद गोरी ने गुलामी से मुक्ति दे दी थी, जब खोखरों के विद्रोह में उसने असाधारण योग्यता दिखाई थी अपनी, ठीक? ऐसे ही 1200 इसके 1210 में ये गद्दी पे बैठता है, लेकिन 10 साल इसकी लड़ाइयाँ वगैरह चलती रही याल्दूज से, कुबाचा से और ऑलमोस्ट 1220 तक तो ये बिज़ी रहा इन्हीं के साथ लड़ाई झगड़ों में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में। याल्दूज जो था वो भी एक गवर्नर जनरल था, किसके तरह? कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह और इल्तुतमिश की तरह। और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था, जहाँ आज पाकिस्तान वगैरह है, अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ में। और ये चाहता था कि जो पूरा मोहम्मद गोरी की इंडिया की टेरिटरीज है वो उसकी होनी चाहिए। लेकिन इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा था, जो गद्दी पे बैठा वो क्यों छोड़ना चाहेगा यार? लेकिन फिर भी इल्तुतमिश ने उसको नेगोशिएट करने के लिए बोला कि हाँ चलो हम कुछ बातचीत करके आपस में कर लेते हैं, लेकिन याल्दूज ने बिल्कुल मना कर दिया, ऑफर से बात करने से ही मना कर दिया। और एक बार फिर से बैटल ऑफ तराइन होती है 25 जनवरी 1216 को। देखो ये तीसरी बैटल ऑफ तराइन है, इससे पहले 2 बैटल ऑफ तराइन हो चुकी है 1191 में,
1191 1192 में, है ना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो ये तीसरी थी बैटल ऑफ तराइन, जिसमें इल्तुतमिश जीतता है याल्दुज को हरा करके, और याल्दुज को बदाऊन ले जाया जाता है और वहां उसकी मर्डर कर दिया जाता है। ठीक। अब 1220 तक यही सब चलता रहा, फिर कुबाचा से भी उसकी लड़ाई होती है। ठीक। आपको इतना चीजें जानना नहीं है, जो मेजर पॉइंट्स है जो एग्जाम में आते हैं वो चीजें मैं आपको बताता हूँ मेनली। 1220-21 में होता क्या है कि जो मंगोल का राजा था चंगेज खान, वो सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है। वहां वो ख्वारिज्म का एक शाह था जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी, उसको हराता है। फिर जलालुद्दीन मांगबरनी वहां से भागता है और निकल के भाग आता है इंडिया की तरफ, सिंध पहुंच जाता है, और सिंध पहुंच के वो मांग करता है किससे, इल्तुतमिश से, कि उसको उसके यहाँ शरण दी जाए, इल्तुतमिश के यहाँ शरण दी जाए। लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि चंगेज खान बहुत ही खूंखार है, बहुत ही खतरनाक है, और हो सकता है हम जीत ना पाए उससे। तो इस चलते इसने मांगबरनी की ये मांग नहीं मानी, ठीक है, और इसको बोल दिया कि वापस जाओ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसने अपने जो इनिशियल शुरुआती एक अभी उभरी उठ ही रहा था ना इनका राज, उसको बचा लिया उसने, है ना, इन्फेंट स्टेज में ही था राज, तो उसको बचा लिया। वरना हो सकता था चंगेज खान से लड़ाई करके ये हार जाते और चंगेज खान के कब्जे में आ जाता पूरा भारत। तो 1221 में ये होता है। फिर इसने 1229 में जो बगदाद का अब्बासी खलीफा था, उसने इल्तुतमिश को एक अधिकार पत्र दे दिया और सुल्तान के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरीके से सुल्तान एक ना अ, सुल्तान को मान्यता प्राप्त हो गई खलीफा की। ठीक। वैस, वैसे तो इल्तुतमिश के टाइम में रिलीजियस जो था हारमोनी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जो इनिशियल स्टेजेस थे उस समय तो थोड़ा बहुत था ही इनका कि अटैक वटैक करते ही थे, ये हिंदू टेम्पल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देते थे, वहाँ मॉस्क बना देते थे। ऐसी ही एक घटना 1234-35 में हुई थी, जब जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है उसको लूट लिया गया था और नष्ट कर दिया गया था। ये भी किसके टाइम में हुआ था, इल्तुतमिश का टाइम में हुआ था। फिर इल्तुतमिश के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह होता है अवध में, पृथु का विद्रोह उसको बोला जाता है। ये आप याद रखना, पृथु का विद्रोह। देखो, जानने के लिए बहुत डिटेल में भी जा सकते हो, ठीक है, पृथु का विद्रोह क्यों हुआ, कौन था, क्या कारण था, बट ये सब चीजें नहीं आपके काम में आएंगी एग्जाम में। आप कोई यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप कोई आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। आप सब याद रखो कि पृथु का विद्रोह किसके टाइम में हुआ था, इल्तुतमिश के टाइम में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। फिर इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो विरोधी सरदार थे, है ना, उनको हटा दिया, और जो उसके अपने वफादार गुलाम अमीर थे, सरदार थे जो, उनको मिला करके उसने एक टुकड़ी बनाई जिसको नाम दिया गया तुर्कान चहलगनी, या चालीसा बुलाते थे। ठीक है इसको। तो चालीसा किसके समय में डेवलप किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश के टाइम पे। ये कई जगह आ चुका है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इवन बीपीएससी वगैरह में भी आ चुका है, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक। ठीक है। 1230-31 में उसने बंगाल पे कब्जा किया। फिर उसने ना दो टाइप के सिक्के चलाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक तो है जिसका नाम टंका, जो कि चांदी का था, और दूसरा जीतल, जो कि तांबे का था। ठीक। दो सिक्के चलाए हैं उसने, आप याद रखना, एक सिल्वर का और दूसरा कॉपर का। ठीक है। और सिल्वर वाला कौन है, टंका कहते थे, और जो कॉपर वाला है वो जीतल कहलाता था। ठीक है, ये आप याद रखना। और ये कितने का होता था, जो सिल्वर टंका था उसका वेट कितना था, 175 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना। ठीक। ये सब अरेबिक कॉइन थे जो इंडिया में चलाए गए बाद में। चलो, अब और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चालीसा पढ़ा दिया, आपको बता दिया मैंने, पृथु का विद्रोह भी बता दिया, सिक्का बता दिया। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, सिक्कों की बात चल रही है, तो सिक्के में क्या था कि सिक्के पे ना क्या होता था, कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होगा ना सिक्के पे उनके। तो सिक्के पे हमेशा लिखता था इल्तुतमिश कि वो अ, खलीफा का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है वो। ठीक है, ये लिखा हुआ होता था उसका सिक्के पे कि वो सिक्का
खलीफा का प्रतिनिधि है, या इंग्लिश में आप बोलो तो खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव है। और उस पे टकसाल का भी नाम लिखा रहता था, ठीक, कहाँ पे वो बना है वो नाम लिखा हुआ होता था। ये टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा कहीं ना कहीं इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। और जब वो ग्वालियर से जीत करके वापस आता है, तब उसके बाद जो उसने सिक्के ढलवाए, उसमें उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान का नाम भी लिखवाया। ठीक, ये जरूर याद रखना, एक क्वेश्चंस में आ चुका है कई बार कि रजिया सुल्तान का नाम उसने कब लिखवाया, जब वो ग्वालियर की लड़ाई जीत करके आता है। तो ठीक, उसके यहाँ कई सारे फेमस हिस्टोरियंस भी थे, जिनमें से एक था मिन्हाजुद्दीन सिराज और एक मलिक ताजुद्दीन। ये दोनों आप नाम याद रखना है ना, कि किसी भी एक का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये किसके थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थे, इल्तुतमिश के पास थे, या फिर और भी हैं, बलबन के अंडर था। नाम पूछ लेते हैं कई बार आपसे, ये हिस्टोरियन किसके अंदर काम करते थे। तो दो नाम है, एक है आपका मिन्हाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन। ठीक। दिल्ली को राजधानी किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने ही बनाया। एक और चीज इसने की, इसने क्या किया, इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक, इसने जो पूरा किंगडम था उसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा और हर पार्ट का एक गवर्नर रखा गया, और उस हर पार्ट को जो बांटा गया था उसको क्या बोलते थे? इक्ता बोलते थे। और उसका एक गवर्नर होता था जिसका काम क्या होता था? टैक्सेस कलेक्ट करे और जो लोग हैं वो रूल्स को फॉलो करें, और बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना काम रहता था इसका। ठीक, इक्तेदार भी बोला जाता है इस बंदे को, गवर्नर को इक्तेदार हिंदी में बोलते थे। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इक्ता सिस्टम भी इसी ने शुरू किया था। ठीक, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया इसका? कुछ कुतुब मीनार इसने कंप्लीट कराया था, ये याद रखना। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने ही स्टार्ट किया था आर्मी रखना। ठीक, कि सुल्तान की अपनी आर्मी होती थी, ये किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। ठीक, और कुछ रह गया? पेट्रोनाइज मिन्हाज सिराज, ताजुद्दीन, जुनैदी। ठीक, तो ये तीन का नाम याद रखना। और उसने एक और काम किया कि नॉर्मली सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है राजा के मरने के बाद, लेकिन इसने अपने बेटे को नहीं बल्कि अपनी बेटी को बनाया सक्सेसर, जिसका नाम रजिया सुल्तान है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो रजिया सुल्तान को इसने सक्सेसर बनाया। ये ऑड था बिल्कुल कि इसने अपने बेटों को नहीं बनाया। और ये बेटी कौन थी? ये बेटी थी इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी हुई थी इसकी, क्या नाम है, इल्तुतमिश की, और ये उसी की बेटी थी। तो ये रजिया सुल्तान जो थी, आप कह सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक की नाती थी। ठीक, नतनी थी। तो बस इतना ही है। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, है ना, वनडे एग्जाम्स जितने भी होते हैं, उन सब का मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिया है। आप आराम से उसको लिख लेना, एक बार फिर से वीडियो सुनो। अगर हम 2-3 बार ऐसे ही जैसे गाना सुनते हो वैसे ही सुन लो, और आपके दिमाग में छप जाएगा। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आता है वनडे एग्जाम में, मेरी गारंटी है। ठीक है, और नोट्स बना लेना जितना मैंने बोला है, और 2-4 बार पढ़ लेना। आपको कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस उठा के देखोगे, आप उसको सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।